ओके। वेल, हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से तरीके से चल रही होगी. So, ladies and gentlemen, what we have done regarding the environmental engineering. So, first of all, welcome to the lecture number 4 of environmental engineering. तो आज से पहले एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के तहत हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, जरा उसकी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज रोजाना नए बच्चे जुड़ते हैं तो ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी होता है. So in the first three lectures we have discussed about the complete unit that is called water demand. और वाटर डिमांड से रिलेटेड मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस की अपलोड कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपकी कंटेंट पे अवेलेबल होगी. दूसरा, वी हैव स्टार्टेड द रॉ वाटर इंजीनियरिंग यस्टरडे, यानी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड रॉ वाटर इंजीनियरिंग. And in the raw water engineering section, we have discussed the physical quality parameters of water. Raw water engineering में we have started one basic unit that is called quality parameters. And quality parameters में हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों के तीन तरह के quality parameters होते हैं. First is known to be as the physical quality parameter, another one is known to be as the chemical quality parameter, and the third one is known to be as the biological quality parameters. So in the yesterday's session, means lecture number 3, we have discussed the one that is known to be as the physical quality parameters, and I hope so all the terms whatever we have discussed regarding this, that is 100% clear to you and you have gone with all the contents what I have given to you. Now in this session we are going to start our new topic that is called quality parameters in the chemical terms. तो सेशन को शुरू करता हूं, और शुरू करने के साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि क्वालिटी पैरामीटर्स जो केमिकल वाला है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे कि आपके जेई के एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो या न्यूमेरिकल पोर्शन हो, इस पर्टिकुलर केमिकल क्वालिटी वाटर पैरामीटर्स में से अक्सर क्वेश्चन बनता ही है. और एक लंबा टॉपिक भी है, सो वी नीड 2-3 days टू कवर दिस पर्टिकुलर केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. So in today's session, we are going to cover up 3 topics. As you are seeing on the screen, there are 9 quality parameters which we need to deal with in terms of chemicals. तो पहला केमिकल पैरामीटर मेरे पास आता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, दूसरा पैरामीटर आता है अल्कलिनिटी, तीसरा आता है पीएच. ये 3 फैक्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. चौथा हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट्स, नाइट्रोजन कंटेंट्स, फ्लोराइड्स, मेटल्स, फास्फोरस. बेसिकली आप लोग देख रहे हैं कि ऑल द पैरामीटर्स विच यू हैव seen on the above lines are actually reacted with the water and changes its properties. आपके पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद आपके पानी की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है. इस पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर को, जो बेसिकली हैव द टेंडेंसी टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, इज कॉल्ड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. आपको मैंने कहा कि अगर आप अल्कलिनिटी की बात करते हैं तो अल्कलिनिटी को बेसिक टर्म्स में बोला जाता है बेसिसिटी. अगर आप लोग पीएच की बात करते हैं तो पीएच इज डिफाइंड एज एसिडिटी एंड बेसिडिटी कंप्यूटेशंस. एसिडिटी एंड बेसिसिटी रेगुलेटर के नाम से हम पीएच को जानते हैं, जिससे पता लगता है कि पानी एसिडिक है या बेसिक है. पानी के अंदर गैसेस का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है. क्लोराइड कंटेंट्स मैंने आपको बताया था कैंसर कॉजिंग कंटेंट हो सकते हैं अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिया जाए. फ्लोराइड कंटेंट आपके पानी को डिजास्ट्रस बना सकते हैं, इवन आपके पानी के अंदर गैशियस प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बन जाएंगे. बहुत सारे मेटल अगर पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा मरकरी हो गया या मैंगनीज हो गया, तो ये पानी के अंदर जाकर टॉक्सिक एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं. अगर पिएंगे तो शायद हम मर सकते हैं. ठीक इसी तरह फॉस्फोरस होता है जो पानी के अंदर बहुत सारे तरीके से रिएक्ट करता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये पानी की प्रॉपर्टीज को चेंज करती हैं. एंड वट एवर विच चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर बाय डूइंग सम रिएक्शन विद इट. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डूइंग सम रिएक्शन विद इट, दैट इज कॉल्ड द केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स. तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को. फर्स्ट केमिकल क्वालिटी पैरामीटर कम विद अस इज कॉल्ड टोटल डिसॉल्व सॉलिड. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन. टोटल डिसॉल्व सॉलिड की अगर मैं बात करता हूं तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिजिकल पैरामीटर में वो शब्द जो सस्पेंडेड सॉलिड के नाम से जाना जाता है उसको डिस्कस करना चाहूंगा. आपको कल के दिन मैंने बताया था
suspended solid plus colloidal solid plus dissolved solid is actually the known to be as term that is called total solid. और आपको मैंने ये भी कहा था कि जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है इट इज फिगराइज्ड बाय अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स एंड colloidal and dissolved solids are categorized by the term that is called filterable solids. So solids मेरे पास दो तरह के होते हैं. One is known to be as the that is called dissolved solids and another one is known to be as the suspended solid. अब ये colloidal solution जो होता है या colloidal solids जो होते हैं, it also sometimes comes in the category of dissolved as well as it comes in the category of suspended. तो ये बीच के होते हैं, ना तो बैठते ना तो घुलते और ना तैरते, ये बीच में रहते हैं. तो समटाइम्स वी ट्रीट इट एज डिसॉल्व सॉलिड. हम लोग इनको डिसॉल्व सॉलिड की तरह ही लेकर चलते हैं कई बार. ठीक है, चल. तो अब मेरे पास बात आती है डिसॉल्व सॉलिड के तहत. मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डिसॉल्व सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन टू बी एज ऑर्गेनिक सॉलिड एंड अनदर वन इज नोन टू बी एज एन ऑर्गेनिक सॉलिड. What do you mean by the term organic solids? मैंने बताया था जो आप लोगों के ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, जैसे कि डेड सेल्स हो गया, डेड सेल मास हो गया, प्लांट्स हो गया, और जो आप लोगों के ग्रीस ऑयल से बनते हैं बेसिकली, वो आप लोगों के इनऑर्गेनिक सॉलिड के नाम से जाने जाते हैं. अगर आप अपने पानी को 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, मैंने ये आपको कल पढ़ा दिया था, सो आई एम मेकिंग यू टू रिवाइज दिस. आप अगर अपने पानी को 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपका ऑर्गेनिक सॉलिड जो है वो वॉलेटाइल नेचर का बन जाता है. ऑर्गेनिक सॉलिड्स वॉलेटाइल्स, वो उड़ जाता है, और जो आपके पास शेष रहता है वो आपका सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है. तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉलिड्स. और फिल्टरेबल को अगर मैं अलग कर देता हूं नॉन फिल्टरेबल से, तो मेरे पास डिसॉल्व सॉलिड सारे के सारे अलग आ जाते हैं. ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं. चलिए यहां देखते हैं. अब अगर मेरी बात आती है तो कल के दिन मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था. सपोज लेडीज एंड जेंटलमैन यू हैव डिसॉल्व सॉलिड इन द वाटर. आई नो दैट कि डिसॉल्व सॉलिड ऑलवेज ब्रोकन इनटू द टर्म दैट इज कॉल्ड आयंस. तो आपके सॉलिड हमेशा आयंस की टर्म में टूटते हैं. एंड आई नो दैट व्हाटएवर इज द अमाउंट ऑफ द आयन directly proportional to the conductivity of the water. So जितना ज्यादा आपके आयंस का अमाउंट होगा पानी के अंदर, उतनी ज्यादा आपकी कंडक्टिविटी होगी पानी के अंदर. So ladies and gentlemen, I can say that कि dissolved solid is actually denotes the concentration of iron, hence it denotes the conductivity of the water. And I have told you in the yesterday's session कि सारे के सारे आयंस कंडक्टिव होते तो हैं, लेकिन 100% कंडक्टिविटी कभी नहीं मिल पाती. बिकॉज आप लोगों का जो और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होता है पानी के अंदर, वो बैरियर का काम करता है विच इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ द वाटर. गॉट इट? तो चलिए पढ़ते हैं. लिखा क्या है टोटल डिसॉल्व सॉलिड में? टोटल अमाउंट ऑफ द सॉलिड वेदर इट इज डिसॉल्व और सस्पेंडेड प्रेजेंट इन द वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय इवेपोरेटिंग सैंपल एंड वेइंग द रेजिड्यू लेफ्ट. कल आपको बता दिया था जो मटेरियल आपके पास आफ्टर फिल्ट्रेशन बचता है that is known to be as dissolved solid, जो filtered हो जाता है. A direct measurement of TDS can be done by evaporating the dry sample of the water, जो फिल्टर किया जा चुका है, और रेजिड्यू को वेट करेंगे तो आपके पास TDS का वैल्यू आ जाएगा. TDS आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का छोटा सा इंफॉर्मेशन देता है, मैंने आपको बताया. और एक छोटा सा फॉर्मूला यू नीड टू लर्न लेडीज एंड जेंटलमैन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी at 25 degrees Celsius into में 0.65 is given to you as dissolved solid content in water. Now electrical conductivity किस तरह से मेजर करी जाती है? Important for your objective exam. It is an apparatus called de-ionic tester. It actually have some provisions to provide current in the water. और जब आप इसके साथ पानी में करंट को पास करते हैं तो वो करंट के फ्लो एबिलिटी के बिहाफ पर हम पता करते हैं कि पानी में आयंस कितना ज्यादा है. ठीक है, तो कंडक्टिविटी चेक करने से अपने को ये पता लगता है. एबिलिटी ऑफ द वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन टू बी एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. बिल्कुल बेकार की बात है.
आगे चलते हैं, और ये भी आप लोगों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पॉइंट है, आपके काम में नहीं आएगा। देयर आर मेनी सोर्सेज विच प्रोवाइड्स कंडक्टिविटी इन द वाटर। मेजर सोर्सेज यू नीड टू लर्न एक्चुअली, और लर्न करने का बहुत अनोखा अंदाज नहीं होगा, छोटी सी बात है। ये 3 कंपाउंड आप लोग देख रहे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये आप लोगों को क्या देते हैं जनरली पानी के अंदर? ये आप लोगों की पानी के अंदर हार्डनेस देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये पानी के अंदर जनरली आपके अल्कलिनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप आने वाले सेशन में देखेंगे कि जो पानी के अंदर हार्डनेस और अल्कलिनिटी देते हैं, बेसिकली वो मेजर सोर्स ऑफ आयंस के नाम से जाने जाते हैं। तो वो चीज तुमको याद रखनी है, आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। और माइनर सोर्स को तुम्हें कोई जरूरत नहीं है याद करने की। जिन बच्चों ने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पहले पढ़ रखी है, वो ये बात जानेंगे कि हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड और अल्कलाइन कॉजिंग कंपाउंड आर एक्चुअली द मेजर सोर्स ऑफ टीडीएस इन द वाटर। ये चीज तुमको याद रखनी है, ठीक है। बाकी लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स, acceptable limit is given to you as 500 mg per n and the rejection limit is 2000 mg per n. ओके, ये याद होना चाहिए। चले आगे चलते हैं। आर नेक्स्ट टॉपिक विच कम विद मी, सर वाटर का टीडीएस कितना होना चाहिए बताया ना ऋषभ, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? बोलेंगे बच्चे? नहीं ऋषभ, क्या है ना, ये ड्रिंकिंग वाटर का नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मेरे पास टीडीएस होता है, ये जनरली जो आपको दे रखा है, ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही। हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ जनरली, तो 500 तक एक लिमिट दे रखी है कि इतने तक हम एक्सेप्ट करते हैं। अब किसी स्टेट का तुमको 100 से 150 भी देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, तो दिल्ली के पानी का लगभग 100 से 150 है। वही हरियाणा के ये बात करूं तो ड्रिंकिंग है इतना ही सर? है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग वाटर का है? हाँ ये ड्रिंकिंग वाटर का है। ओके सर। ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सी स्टेट में आप मेजर कर रहे हैं। जनरली वो 50 से 150 के बीच हम वेरी करके चलते हैं। ये चीज आप लिख ओके सकते हैं। अलग अलग स्टेट का ना लिखकर ऐसे ही लिख लो कि ओके सर। जनरली जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है वो 50 से 150 ppm तक हम वेरी कराते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहां पर कि नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स विद यू इज कॉल्ड अल्कलिनिटी। देखिए, 2 तरह के टॉपिक आपके पास आते हैं। एक होता है आपका दैट इज कॉल्ड एसिडिक, एज वेल एज वन इज नोन टू बी एज बेसिक। जरा इनका मतलब समझकर चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बेसिक को ही हम लोग दूसरे शब्दों में एल्कलाइन के नाम से जानते हैं। एसिडिक की यदि मैं बात करता हूं, तो एसिडिक आप लोगों का पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बताता है, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं या कैटायंस ज्यादा होते हैं, वो एसिडिक वाटर कहलाता है। और अगर बेसिक की मैं बात करता हूं, तो जनरली अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जिसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं वो बेसिक होता है। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया है कि देयर आर मैनी थिंग्स विच प्रोवाइड बेसिसिटी इन द वाटर। Along with hydroxide ion, we go with some another term that is called carbonate ion और दूसरा bicarbonate ions। इन आयंस की वजह से भी आपको आपके पानी के अंदर बेसिसिटी अच्छे खासे अमाउंट पर देखने को मिलती है। तो अभी बेसिसिटी क्या करती है? बेसिसिटी और एसिडिक के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुमको बताया था कि जो एसिडिक होता है वो आपके पानी के अंदर खट्टापन देता है, और जो बेसिक होता है वो आपके पानी के अंदर बिटर टेस्ट देता है। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, बेसिसिटी के कारण आपके पानी के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, जो अभी आने वाले टाइम पे तुम पढ़ोगे, थोड़ी देर में ही पढ़ोगे। और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होने के कारण आपके पाइप के अंदर चोकिंग हो जाती है।
यानी आपके पाइप के अंदर कीचड़ टाइप का बस जाता है और वो कीचड़ फिर पानी को रोक के रखता है. दैट एक्चुअली डिनोट्स बाय वन टेक्निकल टर्म दैट इज कॉल्ड इनक्रस्टेशन इन पाइप्स. अब उसके बारे में भी डिटेल में थोड़ी देर में तुमको पढ़ाऊंगा. और जो आपका एसिडिक वाटर होता है, उस एसिडिक वाटर के अंदर एक खास बात क्या है कि आपके पानी के अंदर क्या जमा करके रखता है? कोरोजन. एसिडिक वाटर आपके कोरोजिव एक्शन कॉज करते हैं. ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है. बाकी मेरी तरफ से ऐसा हमेशा नहीं होता, बट याद करने के लिए मैंने एक तरीका फॉलो कर रखा है. और टेल यू वन तरीका कि आप लोग एक चीज और याद रखेंगे कि जो आपका बेसिक वाटर होता है ना, उस बेसिक वाटर के अंदर और एसिडिक वाटर के अंदर गैसियस का बहुत फर्क होता है कि एसिडिक वाटर में O2 अमाउंट ज्यादा होगा. मैंने ये कैसे याद किया? क्योंकि मुझे पता है कि एसिडिक वाटर जो होता है वो जंग लगवा देता है. कभी तुम देखना, जैसे तुम्हारे घर के आसपास या घर में भी कई बार यूज किया होगा तेजाब फर्श को धोने में, और अगर वो तेजाब किसी लोहे के दरवाजे के पास रखा है तो वो पर्टिकुलर लोहे के दरवाजे पे जंग बहुत जल्दी लगता है. ऐसा तुम लोग कभी देखना, ऐसा होता है. नहीं किया तो कभी करके भी देखना. जो नमक वाला तेजाब आता है, यानी डाइल्यूटेड एसिड आता है मार्केट के अंदर, तो वो डाइल्यूटेड एसिड कभी दरवाजे पे छिड़क देना, 1 हफ्ते में ही जंग लग जाएगा. ठीक है, तो दरवाजे पे जंग लग रहा है मतलब कोरोजन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है. और बेसिक के अंदर ऑक्सीजन का उल्टा होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इसके अंदर तुमको ज्यादा देखने को मिलता है जो बेसिक वाटर होती है. ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि अल्कलिनिटी बेसिकली होती क्या है और कैसे डिफाइन और कैसे मेजर करी जाती है. अल्कलिनिटी मैंने बताया कि जो हाइड्रो एक चीज और, आपको ये चीज तो बचपन में सबको पता होगी कि एसिडिक एंड बेसिक जब भी मिलता है आपस में, तो दोनों को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड निकल कर आता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स, है ना. और अगर मैं दोनों को पास पास भी लाता हूं तो दे हैव वेरी बिग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ईच अदर. तो आपने कहा ये बिल्कुल सही है. अब मैं एसिडिटी को और अल्कलिनिटी को डिफाइन करने के लिए जबरदस्ती की डेफिनेशन का सहारा लेता हूं. और वो जबरदस्ती की डेफिनेशन कौन सी है कि क्वांटिटी ऑफ द आयंस दैट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन. अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई. अल्कलिनिटी जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है ना कि आपकी अल्कलिनिटी पानी के अंदर आ किस वजह से रही है. मैंने कहा 3 मेरे पास मेजर कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस. ये क्या है? ये आपके मेजर कंपाउंड्स हैं. माइनर कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, डोंट नीड टू लर्न दीज माइनर कंपाउंड्स. आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट. ये सारी चीजें जो हैं, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट नहीं होता, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड होता है, HSiO3 माइनस. ये सारी चीजें जो हैं ये थोड़ी बहुत अल्कलिनिटी देती है, तो हम इनके अल्कलिनिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनकी अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज आपका हो जाता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता इनका पानी में. तो ये 3 चीजें आपकी अल्कलिनिटी पानी में देती है. सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द अल्कलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ OH carbonate ion and bicarbonate ion in the water. पानी के अंदर इन तीनों का जितना अमाउंट उपस्थित है दैट एक्चुअली यूज टू डिनोट अल्कलिनिटी, वो पानी के अल्कलिनिटी को दर्शाता है. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन. तो आई होप सो कि आप दोनों को समझ कर चल रहे हैं. ठीक है ना. अब होता क्या है ना कि पानी के अंदर अल्कलिनिटी आती कैसे है, आप सभी को पता है कि अगर आपके पानी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी और CO2 ज्यादा हो जाएगा. मैंने ये चीज आपको बताई. और जब आपके पानी के अंदर CO2 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कई बार टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से यही CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है. और फर्दर ऑन वेरिएशन इन द टेम्परेचर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटीज, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर और माइक्रोबियल एक्टिविटीज, आप लोगों का ये कार्बोनिक एसिड जो है ये फर्दर आपका टूटता है आयनिक फॉर्म में. आपका कार्बोनिक एसिड आयनिक फॉर्म में टूटता है. और कैसे टूटता है कि ये आपको H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन देता है. फर्दर बाइकार्बोनेट आयन इन दोनों के वेरिएशन के कारण कार्बोनेट आयन में टूटता है. कार्बोनेट आयन पानी के साथ रिएक्ट करके 2 चीजें बनाता है.
बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये बाइकार्बोनेट आपका एल्गे के लिए फूड का काम करता है। दिस इज फूड फॉर एल्गे। और अब जब एल्गे इसको फूड की तरह समझ के खाने लगेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट जो है डिक्रीज होता रहेगा, HCO3 जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। और जब HCO3 डिक्रीज होता रहेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन आपके राइट साइड की तरफ ड्राइव करती रहेगी। वाटर ड्राइव्स द रिएक्शन टू द राइट साइड। क्यों? क्योंकि अगर ये अमाउंट कम हो रहा है तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में आपने 11th क्लास में इसका नाम सुना होगा। वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो रही है तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, या रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही है तो रिएक्शन वापस आ जाएगी, यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। तो मेरे को पता है कि अब रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट होती रहेगी। अब जैसे जैसे राइट साइड में शिफ्ट होती रहेगी दोनों चीजें बन रही है, OH भी बन रहा है और बाइकार्बोनेट भी बन रहा है। बट बाइकार्बोनेट आपका एल्गी कंज्यूम करता जा रहा है तो पानी के अंदर OH बढ़ जाएगा। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि दिस लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक रिएक्शन बिकॉज HCO3 is consumed by algae and the reaction drives to the right, hence sufficient accumulation of OH negative occurs in the water when algae is present and the water becomes alkaline. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जेई एग्जाम के लिए बनता है कि व्हेन OH इज प्रेजेंट इन द वाटर, ऑलवेज रिमेंबर कि द pH ऑफ द वाटर लाइज बिटवीन 9 to 10. यू नीड टू लर्न इट। ओके, तो अभी मेरी बात आती है यहां पर कि अगर आप लोगों का pH का वैल्यू लेस देन 9 है तो ऑलवेज रिमेंबर कि OH हो सकता है उपस्थिति ना हो। तो OH के लिए pH का मान कितना होगा? फॉर OH नेगेटिव pH शुड बी इन द रेंज ऑफ 9 to 10. इफ pH इज लेस देन 9 देन OH में बी एब्सेंट। जरूरी नहीं है कि एब्सेंट रहेगा बट मे बी एब्सेंट, मे बी एब्सेंट। ठीक है, छोटी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मेरी बात आती है, अनदर टर्म कम विद मी इज नोन टू बी एज मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी। आई से वन थिंग टू यू, हैव अ कंसंट्रेशन। होता क्या है कि चाहे आप लोगों को अल्कलिनिटी मेजर करना हो, चाहे आप लोगों को हार्डनेस मेजर करना हो, आप लोग अल्कलिनिटी और हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वाई? तो ये चीज याद रखना है, अल्कलिनिटी और हार्डनेस represent in terms of calcium carbonate. Why we are actually going to choose the calcium carbonate? Because calcium carbonate का जो molecular weight है वो 100 है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इज 100। आप करके देख लीजिएगा।
जी आदित्य। गुड आफ्टरनून सर। हाँ अरे गुड सर आफ्टरनून। स्क्रीन तो नहीं हो रही थी ना सर, ब्लर हो गई थी वो। अभी ठीक है। अभी ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ। ठीक। तो आई एम सेइंग दैट फिनोफ्थलीन मिलाने के बाद पिंक कलर बन गया सॉल्यूशन का, और आपने N/50 H2SO4 से फिर टाइट्रेट कराया। जब तक टाइट्रेट कराया जब तक कि आपका सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हो गया। तो ये कलरलेस होते ही मेरे को पता लगा कि आपका कोई ना कोई अल्कलिनिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और मैं आपको दो तीन बातें इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आप लोग फिनोफ्थलीन यूज करते हैं बेसिकली, वो फिनोफ्थलीन किस पीएच रेंज में काम करता है। वो फिनोफ्थलीन आप लोगों का 8.3 की पीएच रेंज में काम करता है, 8.3 या उससे बड़ी, 10 to 8.3 की पीएच रेंज में ये काम करता है। ठीक है, अब जरा समझ कर चलते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसी सैंपल में, यहां पर कलरलेस सैंपल आपको मिल गया है। अब आपको पता है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी रिड्यूस तो हो गई है, लेकिन क्या है ना कि जो आपका बाइकार्बोनेट होता है ना, वो बाइकार्बोनेट के पास एक बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है एसिड बनाने की। आप मेरी बात को समझिए, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और या कार्बोनेट मिलकर डायरेक्टली एसिड नहीं बनाते कभी, लेकिन बाइकार्बोनेट डायरेक्टली एच के साथ मिलकर एसिड बना देता है। सो आई विल से कि एसिड बनने के लिए कौन ईगरली वेट कर रहा है, बाइकार्बोनेट वेट कर रहा है, और बाइकार्बोनेट ही एसिड के घर के पास में रहता है। तो अब आपको पता है कि एक अंदाजा मैं तुमको बता रहा हूं कि हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू नो अबाउट कौन सी न्यूट्रल हो गई कौन सी नहीं हुई, वो बाद की बात है, लेकिन हम किस तरह से शुरू में समझ सकते हैं। तो शुरू में मेरे को पता लगा कि वाटर सैंपल में फिनोफ्थलीन जब मैंने मिलाया तो कलरलेस सैंपल तक उसको टाइट्रेट किया, और कलरलेस सैंपल पे एक अंदाजा कह रहा हूं मैं, श्योर नहीं कह रहा, अंदाजा कह रहा हूं कि आप लोगों की कार्बोनेट या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो सकती है, लेकिन बाइकार्बोनेट की टेंडेंसी है एसिडिक के घर के पास रहने की, वो ज्यादा एसिडिक है, वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा अभी। फर्दर मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर एक और इंडिकेटर दोबारा से मिलाता हूं, इसी कलरलेस सैंपल के अंदर एक और इंडिकेटर मिलाता हूं जिसको मैं कहता हूं मिथाइल ऑरेंज। And when the methyl orange is being added in the colorless sample, its color changes to orange yellow. आपका ये जो कलर है ये बेसिकली ऑरेंज कलर का चेंज हो जाता है, ये आपको याद करना है, ऑरेंज येलो कलर का ये चेंज हो जाता है। फर्दर आप क्या करते हैं, यू आर जस्ट टाइट्रेटिंग इट विद N/50 H2SO4। आप इसको फर्दर N/50 H2SO4 से टाइट्रेट करते हैं, और जब तक टाइट्रेट करते हैं कि जब तक आप लोगों को रेड कलर ना मिल जाए। अच्छा, पीएच पेपर सबने देखा होगा, पीएच पेपर पे हाईली एसिडिक कंपाउंड रेड कलर का होता है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने सारी की सारी अल्कलिनिटी को रिड्यूस कर दिया, एसिड मिला मिला के रिड्यूस कर दिया। अब और ज्यादा अगर एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, आपका सैंपल एसिडिक बन जाएगा पूरा का पूरा, और वो एसिडिक सैंपल ही तुमको रेड कलर का दिख रहा है। तो जब तुम्हारे पास एसिडिक सैंपल आ गया, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा मिला था, ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा एसिड ज्यादा हुआ था कि रेड बन गया सैंपल, तो वो मेरे को क्या बता रहा है कि यहां पर एल्कलिनिटी पूरी न्यूट्रलाइज हो चुकी है। तो इंडिकेटर का पूरा क्राइटेरिया आपको समझ आना चाहिए। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है। ठीक है, मेरी बात आती है यहां से। अब और फर्दर मतलब स्टडीज करी गई, और जैसे मैंने एक अंदाजा तुमको बताया था कि शुरू में ये न्यूट्रलाइज होता है और बाद में बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज होता है, सिंपल है। तो शुरू में भी तीन कंपाउंड है मेरे पास अभी। कौन कौन से तीन कंपाउंड है, यहां लिखता हूं। मेरे पास HCO3 नेगेटिव है, कार्बोनेट है, और OH है। मुझे पता है कि OH तो बहुत ही अच्छा बेसिक है, क्योंकि बचपन 10वीं क्लास से यही पढ़ाते आ रहे हो कि हाइड्रोजन और OH बेसिक होता है, हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, और ये अच्छा खासा एसिड बनने की वेटिंग में खड़ा हुआ है, और ये एसिड फैमिली के पास रहता है। तो बीच में आता है CO2, और मेरे पास दो इंडिकेटर है। तो इसको क्या मतलब एनालाइज करने के लिए ऐसा देखा गया, और बाद में ये प्रूफ भी हुआ, फिर अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके देखे, सारे एक्सपेरिमेंट ठीक ठाक आ रहे हैं। तो इट हैज बीन प्रूव्ड एक्चुअली कि आधा कार्बोनेट तो P से न्यूट्रलाइज हो जाता है, और आधा कार्बोनेट M से न्यूट्रलाइज होता है। हाँ, ये जो कार्बोनेट है, आधा कार्बोनेट तो P वाली
कंडीशन में न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिनोल्फथलीन से न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड आधा कार्बोनेट जो है वो M से न्यूट्रलाइज होता है बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये चीज यहां पर लिखी गई है, मैं अभी पढ़ा भी दूंगा तुम लोगों को। अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो 8.3 pH तक, 10 से 8.3 pH के बीच में इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। OH पूरा का पूरा और कार्बोनेट आधा का आधा न्यूट्रलाइज हो गया। इस पर्टिकुलर 8.3 के pH पे OH और आधा कार्बोनेट न्यूट्रलाइज हो गया, और हमने कहा यहां पर हमने P मिलाया था। अब फर्दर हम और एसिड मिला रहे हैं, जब हम और एसिड मिलाएंगे तो pH विल बी गोइंग टू रिड्यूस, और जब हमने और एसिड मिलाया तो pH और कम होता जा रहा है, यानी एसिडिक नेचर का बनता जा रहा है। और एसिडिक नेचर का बनते ही मैंने कहा कि बचा हुआ आधा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अब की बार न्यूट्रलाइज होंगे। और कितना ज्यादा एसिड मिला था वो इंडिकेटर मुझे पता लग रहा था M के बराबर का हिसाब किताब, मैं उसी इंडिकेटर के तहत M का उपयोग कर रहा था, है ना। तो आपने कहा भाई कि आपके 4.5 पे पूरी न्यूट्रलिटी तुमको देखने को मिल जाती है, और 8.3 पे P के कारण न्यूट्रलिटी आती है। तो अभी न्यूट्रलिटी होती कैसे है भाई, आप H मिलाते जा रहे हो और हाइड्रोक्साइड पानी बना देगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना देगा, फर्दर बाइकार्बोनेट मिलके आप लोगों का कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो आप इस तरीके से बेसिकली अपनी न्यूट्रलिटी को देखते जा रहे हो और कैसे कैसे आपका न्यूट्रलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन अभी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सब आपको पता लग गया है। अभी पढ़ लेते हैं इसको डायरेक्टली। 1 मिनट का पेशेंस करेंगे, मैं 1 मिनट में आया और आप हाँ जी। Conversion of carbonic to bicarbonate is essentially complete at a pH of 8.3 because I have already told you कि आधा कार्बोनेट आपका 8.3 पे न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज मींस कि ये बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है ना। बट रिजल्टेंट बाइकार्बोनेट रिक्वायर्स एसिड। हाफ ऑफ कार्बोनेट इज थॉट टू बी न्यूट्रलाइज्ड एट 8.3। तो OH ये 8.3 पे न्यूट्रलाइज पूरा का पूरा हो जाता है। एसिड रिक्वायर्स लो H pH form 8.3 to 4.5 must measure the other half carbonate plus all original bicarbonate। तो 4.5 की pH पे सारे के सारे बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है सैंपल, और जितना एसिड का आपको रिक्वायर होता है इस pH तक लाने में उसको एल्कलिनिटी का नाम दिया जाता है। अभी मेरी बात आती है यहां से कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टेबल है, पहले तो नहीं देता था लेकिन आजकल देखा गया कि SSC JEE में भी देने लग गया, और स्टेट JEE के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट फिर भी मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना कौन क्या दे दे, इसलिए मैं तो कहूंगा याद ही कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले इसको पढ़ते हैं। P अगर 0 के बराबर है यानी फिनोल्फथलीन है ही नहीं। फिनोल्फथलीन कर क्या रहा है, पहले एक बात बताओ, फिनोल्फथलीन कर क्या रहा है। फिनोल्फथलीन हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। अब जब फिनोल्फथलीन की जरूरत ही नहीं है तो आप कह सकते हो कि आपका हाइड्रोक्साइड उपस्थिति नहीं है, यानी आप कह सकते हो फिनोल्फथलीन की जरूरत ही नहीं है, मतलब हाइड्रोक्साइड उपस्थिति नहीं है। हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट जो है इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ये दोनों नहीं है जब भी तो P की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कहा कि चलो ये तो ठीक हो गया, अगर P आधे के बराबर है तो बताओ आधे पे क्या हो रहा था, आधे पे आपका कार्बोनेट अल्कलिनिटी उपस्थित थी। आपने पढ़ी ना, आधा आधा में डिवाइड कौन हो रहा था, आधे आधे में कार्बोनेट डिवाइड हो रहा था। तो P इज इक्वल टू M का मतलब आधा कार्बोनेट इसके लिए और आधे कार्बोनेट के लिए M। आधा कार्बोनेट P से हुआ, आधा कार्बोनेट M से हुआ, मतलब खाली वो खाली कार्बोनेट ही उपस्थित था। सपोज आई एम सेइंग दैट अगर P इज इक्वल्स टू M के बराबर आ जाएगा तो आपको भी पता है यहां से कि आप लोगों ने सिर्फ P ही मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया।
आपको बोला P इज इक्वल टू M है, कहने का मतलब बस ये P है और वही आपके N के बराबर भी है। टोटल एसिड जो आप लोगों का आ रहा है वो सिर्फ यही आ रहा है कि P ही आ रहा है और वही P आपका M के बराबर शो कर रहा है। M अलग से मिलाया नहीं जा रहा, तुम कह सकते हो ओनली एंड ओनली कास्टिक अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट इन द वाटर बिकॉज P तो खाली कास्टिक को ही न्यूट्रलाइज करता है। अगर इससे भी छोटा है तो ये और इससे भी बड़ा है तो ये। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? P बड़ा है तो ये दोनों और P छोटा है तो M किसको न्यूट्रलाइज करता है? इन दोनों को। प्लीज से yes to me everybody whether you are getting it or not। N/50 का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ आप, बाकी बच्चे यस करेंगे। विजेंद्र टंडन कह रहे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इसके लिए 2 दिन का या 1 दिन का वेट करो। मैं तुम्हारी ना स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लूंगा 15 मिनट की, उसमें मैं तुम्हें इंटरेक्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट पे काम कैसे करना है, ठीक है? चलिए अभी बात आती है यहां पर कि क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2 ताकि चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली पहला क्वेश्चन 1 मिनट का पेशेंस करेंगे। Suppose it is given to you in the statement कि आपके पानी के अंदर कार्बोनेट अल्कलिनिटी भी है, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी भी है और हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी भी है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया if water have bicarbonate alkalinity, carbonate alkalinity and hydroxide alkalinity, it is given to you as 68 gram and carbonate and bicarbonate alkalinity is given to you as 210 and 122 gram, 210 gram and 122 gram, ठीक है? Now you need to tell the total alkalinity of water in terms of total alkalinity of water in terms of कैल्शियम कार्बोनेट टर्म। तो अभी करते क्या है इसको पहले समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पर्टिकुलर टर्म यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो मोलैरिटी के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स आते हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मैलिटी तो नॉर्मैलिटी में होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं इनको समझते हैं। आपके पास एक छोटा सा टर्म आया है इक्विवेलेंट वेट। सपोज आई एम सेइंग यू वन थिंग कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 ग्राम है, ठीक है? इफ आई नीड टू कैलकुलेट equivalent weight of calcium carbonate, how actually I will be going to form, that is having the formula ki molecular weight upon में valency, upon valency is called equivalent weight। I am saying you molecular weight का मतलब हो गया 100। okay, tell me the valency। you can say कि आप जब इसको तोड़ेंगे तो आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं and you are saying कि भाई जो valency आ रही है तुम्हारे पास वो वैलेंसी 2 आ रही है, चाहे 2 माइनस हो चाहे 2 प्लस हो, बट इट इज 2 इन मैग्नीट्यूड। सो आई विल से कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। ओके, अब एक और टर्म आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंस। दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंस। आप अभी समझते हुए चलेंगे, बस अभी मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। ग्राम इक्विवेलेंट इज नोन टू बी एस कि आपके पास सपोज मैंने कहा कि आपके पास यहां पर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अल्कलिनिटी इतनी इतनी दे रखी है।
आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के आयनिक रूप में इसके ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल लो। मैं यहां पर कह सकता हूं टोटल वेट इज नथिंग, टोटल वेट या टोटल क्वांटिटी इज नथिंग जस्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 ग्राम में कितना इक्विवेलेंट वेट है, 1 ग्राम में कितना इक्विवेलेंट है। तो आपने इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स को ग्राम इक्विवेलेंट बोला, और आपका टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है, ये तो हो गया गिवन कंपाउंड का, कि गिवन कंपाउंड का इक्विवेलेंट कितना है, और ये हो गया आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। यानी कहने का मतलब है आप सारे के सारे सब्सटेंस को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको फिर कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके टोटल टर्म्स को कैल्शियम कार्बोनेट की भाषा में निकाल रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ आया मैं अगर बात करूं तो? एक बार यस करना। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर करना चाहो तो खुद ही बना लेना। मैंने कहा कि मेरे को गिवन है बाइकार्बोनेट, जो आपको गिवन है वो 210 ग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लोगों का होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। एंड आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना चाहते हैं तो 210, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कैन यू प्लीज टेल मी? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कैन यू प्लीज टेल मी? चलिए, HCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 61 kg, और अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो कैन आई राइट इट एज 61/1 बिकॉज चार्ज इसके ऊपर 1 है। तो आपने कहा 61/1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग मेरे पास उत्तर आ जाएगा, और जितना भी आएगा मैं इसको लिख सकता हूं। यार ये थोड़ा सा ना इधर उधर हो गया, मैं वही कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन में इधर उधर दे रखा है, मैं इजी कर देता हूँ। इसको 122 कर लो, 210 कर लो, तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। इसको 122 कर लो, इसको 210 कर लो, तो पेपर में सॉल्व करने में कंसेप्ट कुछ भी आए बट आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। इसको 122 कर लो तो 61 × 2 हो जाएगा ना 122, तो इसका आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक इसी तरह आप कार्बोनेट का निकालेंगे। आपने कहा गिवन वेट आपको कार्बोनेट का है 210, और कार्बोनेट के लिए चार्ज की वैल्यू आ रही है 2। देखो 2 माइनस है, तो आपने कहा टोटल वेट अपॉन 2। आई विल सॉल्व इट एंड गेट इट एज 7 ग्राम इक्विवेलेंट्स। उसके बाद आपने कहा हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। हाइड्रोक्साइड के लिए गिवन है टोटल वेट 68 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 17 एंड चार्ज इज 1, सो आई विल सॉल्व इट एंड गेट इट एज 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। यानी आपने अभी तक टोटल अपने ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकाल दिया। कितने आ रहे हैं आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स? दैट इज 13, 7 2 9 4 13। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आ रहे हैं 13। आपको ये तो पता लग गया कि जिनके कारण आपकी अल्कलिनिटी आती है उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स का वैल्यू आ गया 7 4 13। अब इसको कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा भाई? इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने कहा आप लिख सकते हैं टोटल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा 13। तो आपके पास अल्कलिनिटी आ ही रही है, वो एक इक्विवेलेंट है, मतलब उसको तुम किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज अ फैक्टर। अब जिसके लिए कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, 13 पंजे 65, यानी 650 उत्तर आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर। एक बार यस करो, अब क्लियर है? थोड़ा नहीं, अब की बार सारा होना चाहिए। अभी क्लियर है तुमको?
तो इस तरह से अपनी अल्कलिनिटी का काम होता है। एक क्वेश्चन और देता हूँ तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज इक्विवेलेंट what is equivalent in calcium carbonate terms। ऑप्शन ए में कह रहा है 117 ग्राम ऑफ NaCl एंड बी के लिए तुमको कह रहा है 2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ NaCl। कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे आ जाएगा। आपने का ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया मॉलिक्यूलर वेट जो गिवन है, NaCl का वजन आपका कितना होता है, कैन यू प्लीज टेल मी। (23 + 35.5 दैट इज इक्वल टू 58.5 और चार्ज होता है इसका 1, तो 2 आ रहा है। सॉल्व करेंगे 2 ही आ रहा है। तो यू कैन कैलकुलेट इट ना कि इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा आपका 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो आपके पास कितना आ रहा है, तुम्हारे पास यहां पर आ रहा है 2 इंटू 50 यानी 100 आपके पास आंसर आ रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी दूसरा पार्ट में क्या कह रहे हैं। Okay, come with second part, and in the second part it is given to you as mole. Now I know that कि भाई एक मोल के अंदर 117 ग्राम 58.5 ग्राम होते हैं। इतने मोल के अंदर कितना होगा। दो इंटू 10⁻³ मोल के अंदर कितना होगा। यदि एक मोल के अंदर 58.5 ग्राम होता है तो इतने के अंदर कितना होगा वो तुम आराम से निकाल सकते हो। 58.5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया टोटल वेट। और टोटल वेट को चार्ज से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चार्ज आपका 1 है, आपने कहा आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। आई नीड टू सॉल्व इट, तो आई विल से दैट 58 इंटू में 58.5 58.5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 50। तो यार 50 दूनी 100, 2 जीरो कट जाएगी -1, लगभग ये तो 117 ही आ रहा है, वो 100 के बराबर जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार यस करना। चलिए क्लियर है। सो अभी मेरी बात आती है, आई नीड टू स्टॉप दिस लेक्चर क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं और ज्यादा खेल सकूं। वैसे यार एक चीज समझ नहीं आ रही, लेक्चर बीच में बंद हुआ था क्या। लेक्चर बीच में बंद हुआ था क्या। ये कैसे पॉसिबल है यार, यहाँ टाइम शो नहीं कर रहा, यहाँ टाइम शो नहीं कर रहा लेक्चर का। अभी 26 मिनट दिखा रहा है बट 1 घंटा हो गया था। ऐसा कभी हो तो आप मेरे को प्लीज बता दिया करो ताकि मैं आगे चल सकूं, मतलब उनको लेक्चर को फिर उसी हिसाब से ट्रीट करूं। अब जैसे बीच में बंद हो गया तो ये फ्यूचर में रिकॉर्डिंग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हैंड रेस करके बता दिया करो। ठीक है, फिलहाल मैं चलना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को अल्कलिनिटी समझ आ गई। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व alkalinity question and move on। ठीक है।